हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर जो है सेकंड हिंदी है तो ये वीडियो आप सभी जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी यूनिट सेकंड। इसके पहले यूनिट फर्स्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और कल ही मैंने वीडियो डाल दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। उसके साथ ही सेकंड यूनिट चूँकि बहुत बड़ा होता है, बहुत डरते हैं सब लोग इस यूनिट से, बहुत बड़ा है। मैंने इसको देखा किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है, तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को ही रखा है। उसके बाद फिर अपने नोट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपको सभी को दिखा सकते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो कि मैंने लगाए हुए हैं आप सभी को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप जो है बिना डरे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही आसान पेपर नहीं है, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मेरा कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यही है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है यूनिट सेकंड को लेकर के, तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन पढ़ा है तो आपने आराम से उसमें पढ़ा होगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये सिर्फ कहने के लिए है, बट ये बहुत ही अंदर इसमें डीप में आप सभी को पढ़ना है, ये इसके लिए। बट मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक मतलब अगर ये 4 काल आप पढ़ लेते हैं, 4 काल के बाद आधुनिक काल में भी फिर डिवाइड भारतेंदु युग, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर, फिर उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ें हमारे जो है सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट उसमें भी क्या कॉमन है, कॉमन ये हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर मैं कहूँ तो आदिकाल की अगर हम पढ़ रहे हैं, आदिकाल के यहाँ पे पढ़ेंगे तो आदिकाल के जो कवि हैं प्रमुख, उनकी कवि पढ़ना होगा, फिर उनकी विशेषताएं पढ़नी होगी। फिर उस समय जो जैन, सिद्धनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सारे हमें आदिकाल के संबंध में पढ़ना है। अगर आदिकाल के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं तो वहीं पे हमें क्या होगा, भक्ति काल के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना होगा। भक्ति आंदोलन किस तरीके से जो है प्रभावी हुआ, किस तरीके से इसकी क्या विशेषताएं हैं। और अगर हम भक्ति काल के भी डिवीजन करें तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, भक्ति काल को निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में भी डिवाइड किया जाता है। निर्गुण भक्ति शाखा में भी 2 आते हैं और सगुण भक्ति शाखा में भी 2 शाखाएं आती हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, सगुण भक्ति शाखा में कृष्णाश्रय, रामाश्रय, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये मैंने अपने सिलेबस में सब कुछ नोट डाउन किया, वो मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगी। साथ ही रीतिकाल का अगर पढ़ेंगे तो रीतिकाल में भी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, सिद्ध कवि हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इनकी विशेषताओं के बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए, किस प्रकार इनका उद्भव हुआ, किस काल के बाद इनका उद्भव हुआ है। तो क्रम आप सभी को याद, कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी दे देता है, तो क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग का कैसे उद्भव विकास हुआ। फिर उसके बाद इसमें कुछ हिस्ट्री के भी पॉइंट्स आप सभी को देखा, 18 शतक की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल, जिसमें कि भारतेंदु का जो काल रहा है वो पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो कुछ भी नहीं पता है तो पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सारी की विशेषताएं आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद होनी चाहिए अपने नोट, और उस नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं है, बट इसको पढ़िएगा जरूर। अब मैं बात करूँगी यूनिट सेकंड में ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गद्य विधाएं लगी हुई हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध दिया गया है। तो जब भी हम आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, हमारे यूनिट 5 नंबर में जो है हिंदी कविता लगा हुआ है, तो आपको यूनिट भी याद होने चाहिए कि हमारे किसमें यूनिट्स में क्या लगा हुआ है। तो हिंदी यूनिट 5 में कविता लगा हुआ है, हिंदी यूनिट 6 में जो है उपन्यास लगा है। तो फ्रेंड्स, जब आपने उपन्यास पढ़ा होगा, उपन्यास पढ़ना शुरू किया, तो उपन्यास के विकास या किस तरीके से उपन्यास की क्या अवधारणा है, किस तरीके से इसका विकास हुआ, लोगों ने उपन्यास लिखना शुरू किया, सब कुछ पढ़ना पड़ा होगा आपको सबको। तो यानी कि जब अगर आप उपन्यास शुरू कर रहे हैं तो इसके पहले उपन्यास के बारे में पूरी डीप नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। अगर आपने यूनिट नंबर 7 उठाया है तो उसमें भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, किस तरीके से कहानी लिखी जाने लगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए वो क्रम ही है जो हमें आगे यूनिट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट्स के थे तो मैंने बेसिक बताया। अब अपने नोट्स आप सभी को दिखाएंगे। तो हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय हमने दिया है, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में देखा, उसकी क्या परिभाषा है, उसके साथ ही कौन कौन सी लेखन परंपराएं शुरू हुई, और जो गार्डर सासिका, इस्तवार दलाल तितुर, इंदुई हिंदुस्तानी, जो इनकी फ्रेंच भाषा में लिखी गई पहली इतिहास पुस्तक मानी जाती है, फ्रेंच विद्वान कारसा तासी की है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, का दूसरा भाग जो 1847 में प्रकाशित हुई थी, और उसको 3 भागों में इसे विभाजित भी किया गया था। 738 कवि और 72 कवि हिंदी के ही थे, टोटल मिलाकर के। शेष जो है उर्दू के थे 72 कवि में, 738 कवि में 72 कवि जो हिंदी के थे, बाकी जो भी बचे हुए थे वो उर्दू के थे। और उसके साथ ये क्वेश्चन वर्णानुक्रम पद्धति काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं नहीं कहती कि सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट पूछता है, एक एक लाइन
लाइन में पूछ देता है, ऐसा नहीं है बेटा। अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी करके, अगर आप टी वाई क्विज देखे होंगे तो आप आराम से सोच सकते हैं किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले हम लोग जो है इसकी बेसिक जानेंगे कि ये सभी क्या है। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप समझते रहें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसके साथ ही पहला इतिहास किसने लिखा था, तो गार्शा दत्तासी ने। हिंदी का पहला इतिहास किसने लिखा, श्री सेंगर ने। हिंदी में वास्तविक इतिहास किसने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया ताकि मुझे याद हो सके कि फ्रेंड्स नोट्स मायने नहीं रखता, राइटिंग मायने नहीं रखता, बट ये मायने रखता है कि आपने कितना याद किया हुआ है, कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना सीख पाते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका माइंड ही वहाँ पे काम करने वाला है, आपका नोट्स नहीं काम करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है पढ़ने हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए। जैसे अगर मैं बता रही हूँ तो इससे मेरी भी रिवीजन ही हो रही है। फ्रेंड्स आप सभी को पता भी होगा कि मैं खुद जो है इसका जो फॉर्म फिल की हूँ और मैं भी पढ़ाई के साथ साथ आपको बता भी रही हूँ ताकि आप कभी आप भी मुझे बता सके कि मेरे इस नोट्स में क्या प्रॉब्लम है, मैं आप सभी को कुछ दे सकूँ कि क्या ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो आप सभी जरूर देखिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि काशी नागरिक प्रचारित सभा का स्थापना 1893 ईस्वी में किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य इतिहास ग्रंथकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामचंद्र कुमार वर्मा लिखा है। ये इनके इतिहास के बारे में जो है ना वो सभी आपको पता होना चाहिए। नामकरण के बारे में हमने आप सभी को बताया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। लेकिन ये तो नामकरण है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी अन्य अन्य नाम जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आदिकाल के अन्य नाम किसने क्या क्या दिया है, किसी ने बीरगाथा काल दिया, किसी ने चारणकाल, आरंभिक काल, आदिकाल, संधि काल, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, आरंभिक काल मिस्टर बंधु ने दिया है, आचार्य शुक्ल ने ये वीरगाथा। आदिकाल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं हमने सारे को एक ही जगह नोट डाउन किया कि ताकि मैं जब जब इसको देखूं, जब जब आप सबको बताऊं, मेरा भी रिवीजन होता रहे, साथ ही साथ मैं इस चीज़ को बार बार देखती हूँ ताकि ये सब चीज़ें एकदम माइंड में छप जाए। उसके साथ ही भक्तिकाल का नामकरण किस तरीके से पढ़ा, किसने उनको अलग नाम दिया, रीतिकाल के नामकरण के जो भी आपको मिल जाए, जहाँ से मिल जाए आप उसमें नोट डाउन, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स नोट बनाइए, उसमें जो है ऐड करते जाइए। पहले ये तो सारे नाम हमने जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए तो उसको मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद क्या किया कि काल विभाजन देखा, काल विभाजन का समय सीमा जो है वो देख लिया। यहाँ पे प्रथम उत्थान किसे कहा गया, द्वितीय उत्थान किसे कहा गया, तृतीय उत्थान किसे कहा गया, ये सारी इसका श्रम जो है क्रम से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आदिकाल के जो साहित्य है उनको 3 भागों में बांटा गया, उनमें कौन से कवि हुए, कौन सी रचनाएं हुई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। साथ ही आप सभी को बता दें यहाँ पे जो आदिकालीन जो कवि हुए हैं उनका भी मैंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है उसके बारे में, और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती थी उसमें, ये सब चीज़ भी मैंने अपने नोट में लिख लिया है। उसके साथ ही आदिकालीन धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध में बौद्ध आते हैं, जैन में जो है जैन धर्म में कौन आते हैं, महावीर आते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना। हीनयान में डिवाइड हुआ सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद महायान में हुआ। हीनयान में वो जो होते थे वो बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे, और महायान में जिन्होंने नवीन कृतियों को धारण किया हुआ था ब्रजयान, फिर उन्हें डिवाइड किया गया महायान को वज्रयान और सहजयान। इसमें भी ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, 84 सिद्ध कवि थे। उसके साथ सरहपा जो है इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें प्रथम कवि माना जाता है। इनकी अन्य जो नाम है वो सरहपाद, सरोज, रुद्र, राहुल भद्र, ये इनके अन्य नाम है। उनका समय दिया गया है। उसके बाद इनकी रचनाएं क्या है वो सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आदिकालीन कवि कौन कौन से हैं, सरबरपा, यहाँ पे सरहपा, लुईपा, डुम्बिपा, ये सारी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, बौद्ध साहित्य, तो अब हम जैन साहित्य देख लेंगे। जैन साहित्य में स्वयंभू है, पौमचरयू, इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो पौमचरयू की जो विशेषताएं हैं कुछ, वो 2-3 पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने नोट डाउन किया है। रामचरितमानस का जो खंड है उसे भी पूछा जाता है, स्वयंभू ने नाम बदलकर क्या नाम दिया है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है, ये सारे भी क्वेश्चन बनते हैं। पुष्यदंत की विशेषताएं के बारे में, ये जो है 24वें तीर्थंकरों की कथा के रूप में, आदि पुराण में 24 तीर्थंकर यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की कथा के रूप में पुष्यदत्त को माना जाता है। अन्य जो जैन रचनाएं यहाँ पर देख सकते हैं, रचनाकार और रचना मैंने दोनों लिख रखा है। विद्यापति, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट, जो कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विद्यापति की जो पदावली है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, किस भाषा में लिखी गई है। उसके साथ ही देसिल, बयाना, सवजन मिट्ठा, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, कोटेशंस हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। अमीर खुसरो के बारे में, इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी है, 100 है। वास्तविक नाम इनका क्या अब्दुल हसन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी पहली कवि क्यों माना जाता है। सारी जो क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया कि जो है UGC NTA जो कराता है, NTA जो कराता है
यूजीसी नेट, उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंथी रहते हैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अन्य जो महत्वपूर्ण जो रचनाएँ हैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही गद्य साहित्य। अब आते हैं, ये हमारा जो था पूरा आदिकालीन था। आदिकालीन विशेषताएँ, कवि, कुछ अन्य भी इसमें आप सभी ने देखा। अब हम बात करेंगे भक्ति काल का। भक्ति काल में देख सकते हैं इनकी समय सीमा। भक्ति काल में मैंने कहा था कि भक्ति काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो मैं आप सभी को दिखा, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डायग्राम में बना के समझने के लिए, जब भी मुझे वो ऐसे अब इतना याद हो गया कि कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति। निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। सगुण में कृष्णाश्रय, रामाश्रय। चूँकि ज्ञानाश्रय है, कबीर संत साहित्य थे तो कबीर हो जाएंगे। प्रेमाश्रय है तो सूफी है, चूँकि मुस्लिम है तो जैसी हो जाएंगे। कृष्णाश्रय, कृष्ण की पूजा करने में सूर्य बहुत माहिर थे तो सूरदास जी कृष्णाश्रय। और रामाश्रय तुलसीदास जी की रचना है। तो इस तरीके से इस विभाजन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैंने बोला था कि जो ज्ञानाश्रय शाखा, उसमें भी निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा डिवाइड है। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं कृपाध्याय, भय, भक्त और वत्सलता रक्षा, ये सारे जो है पॉइंट जो है वो बिना टीचर के है। ये बिना जो है, सॉरी फ्रेंड्स, बिना जो है ये सारी विशेषताएं जो है ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, निर्गुण भक्ति शाखा। और उसके साथ ही निर्गुण भक्ति शाखा में चूँकि बिना आकार रूप से हैं, भगवान को मानते हैं तो भगवान को नहीं मानते उनके आकार को, तो इस तरीके से यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कबीर आता है जो कि ज्ञानाश्रय शाखा में है। और कबीर आए हैं तो कबीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि इनकी जो रचनाएँ हैं बीजक, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, साखी शबद रमैनी। और उसके बाद यहाँ पे जो है कबीरदास जी की जो रचनाएँ हैं उनके संदर्भ में रचनाकारों का क्या क्या कहना है वो यहाँ पे दिया गया है। संत रविदास, जो कि गुरु नानक देव, ये मैंने अलग अलग जो है कि भक्ति काल के अंतर्गत दादू दयाल। और उसके साथ मैं आप सभी को बता देती हूँ कि सूफी साहित्य, प्रेमाश्रय, प्रेम मार्गीय कवि में इसमें आप सभी के जैसी आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसी है तो जैसी के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दो तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी पूरा डीप नहीं पढ़ पा रही, जहाँ पे कुछ भी नहीं पता है तहाँ पे बेसिक आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो उस तरीके से आप पढ़िए कि बट आपको कुछ तो कुछ पता ही होना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये नहीं लगे कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा ये यूनिट्स तो छूटा ही रह गया। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से आपको जो है पढ़ना है। उसके साथ ही सगुण भक्ति शाखा में जो है यहाँ पे देख सकते हैं पहले शंकराचार्य, अद्वैतवाद, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स इसको स्किप मत करिएगा, इसको थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और राम भक्ति शाखा यहाँ पर देख सकते हैं, राम भक्ति शाखा के बारे में दिया गया है और मैंने इस तरीके से नोट्स में बनाया है। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा है तो तुलसीदास जी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, उनके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके साथ ही तुलसीदास जी की रचनाएँ हैं, और उसके साथ यहाँ पे जो कितने कांड हैं केशवदास का है, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, उसको मैंने ट्रिक से भी याद किया हुआ है। इस तरीके से देखते हैं कि मैंने वल्लभाचार्य की जो शिष्य है वो, और उसके साथ ही विठल के जो शिष्य है उस तरीके से मैंने बनाया है। और आप सभी बता दें, इनसे कई बार यही शब्द पूछा जाता है कि कौन से किसके जो है शिष्य नहीं हैं, या इसमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विठलनाथ के शिष्य नहीं है। तो कुंभ के सिर पर कृष्ण, कुंभ कुंभनदास, सूरदास सिर से सूरदास, प से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। नाच स्वामी, नाच स्वामी, नाच से न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, और जिसके पीछे पीछे स्वामी लगा हुआ वो दोनों आ जाएंगे, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। इस तरीके से आप दोनों को याद करें। और ये सभी जो है अष्टछाप की स्थापना करते हैं, अष्टछाप कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि तीन लोग की इनकी जो है रचनाएं, जो दो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िएगा। क्योंकि भक्ति काल में जब मीरा भी आती है तो मीरा के बारे में भी आप सभी को उसके जीवन परिचय के बारे में पता है, उनकी रचनाएं के बारे में, उनकी फिर उसका साथ ही रसखान की रचनाएं, रहीम दास। और फिर उसके बाद अब आते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में हमने आपसे बताया कि इनके नाम तो मैंने बता दिया है, बट इनके बारे में जो कथन है लेखकों के, उनको बारे में आप सबको पता होना चाहिए। उसके साथ ही रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि जो हैं उनके बारे में, और रीति होते क्या है उस तरीके से आपको पढ़ना है, ये बनाना है, इसको नोट डाउन करना है। उसके साथ ही बिहारी आते हैं रीति काल के अंतर्गत, तो ये इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कभी भूषण आ जाते हैं, पद्माकर आ जाएंगी, और देवदत्त, भिखारी दत्त, चिंतामणि, तो घनानंद। इस तरीके से आप जरूर पढ़िएगा कि आप आसानी से जो है वहाँ पे अगर आपके सामने आए तो ये ना सोच सके मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल में भी यहाँ पे जो है अन्य गद्यकारों और उनकी रचनाएँ हैं, भारतीय द्विवेदी युग और शुक्ल युग। इस तरीके से पूरा सबकी विशेषताएं, सबके कवि कौन कौन से हैं,
मतलब बेसिक जो भी छूट रहा सब कुछ आप एक जगह लिखिए, बट उसको याद करिए। आपको भी कोई PYQs लगा रहा है, उसमें कोई आपको दिखे इंपॉर्टेंट, तो आप इसी हैंड नोट्स जो आपने बनाया है उसी किनारे एक छोटे से बॉक्स में सब कुछ लिख दीजिए, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। मैं तो यही करती हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाया, हल्का भी नोट्स बनाया हो, तो किसी भी सर का ले करके उसमें थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी नया चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रीतिकाल को यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद उनके जो कवि हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, छायावादी कवि जो है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, जो चार स्तंभ है, महादेवी वर्मा, पंत और जयशंकर प्रसाद, उनकी चारों के बारे में, इनकी रचनाओं का बहुत ज़्यादा क्रम पूछा जाता है, जो है पंत जी की रचनाओं का। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्थूल धूलि, युगपथ और उत्तरा अंतिमा फल अभिलता। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, इनसे भी महादेव वर्मा। प्रकृतिवादी कवि कौन कौन से हैं, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, प्रकृतिवाद की क्या विशेषताएं हैं, इनके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। उसके साथ ही प्रयोगवादी के प्रमुख संपादक और संपादक के प्रमुख जो कवि है उनकी, उसके साथ ही यहाँ पे जो है इसकी विशेषताओं को पढ़ना है, और फिर जो यहाँ पे कवि दिए हुए उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद देख सकते हैं मैंने अलग अलग, थोड़ा बहुत डल हो गया, ये पेजेस थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब जहाँ कुछ भी मैंने नहीं, टफ लग रहा था मुझे भी यूनिट सेकंड, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यूनिट सेकंड अगर टफ है तो हम उसको याद करेंगे, और मुझे जो भी एक्स्ट्रा मिलता जाता है मैं इससे मैं ऐड करती जाती हूँ। आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कैसे बना रहे खुद के नोट्स, और उसके साथ ही आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो जुड़िएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कुछ हेल्प मिल रही कि नहीं मेरी इस वीडियो के समझाने से। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो थोड़ा बहुत तो जो है पढ़िए, थोड़ा समय निकालिए, एडजस्ट करिए, बट थोड़ा समय निकालिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।